मजहबी अदम बर्दाश्त का मसला है और मजहबी लोगों को खुली छुट्टी देने का मसला है। इस मसले में पाकिस्तान पूरी तरह से एक नाकामी का शिकार है। पाकिस्तानी माशरे को ले जाया जा रहा है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इस मुल्क में आग लग जाएगी। फेथ को सोसाइटी में लेकर आएंगे तो हमेशा सोसाइटी में डिवीजन होगी। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमें हर 5 मिनट बाद, हर 2 सेकंड बाद फेथ याद आ जाता है। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान से, शब्बर जैदी साहब। उनको आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी सुना है। आज फिर एक बात उनसे एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार, जी आयरु, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान को लेकर मैं एक जो बहुत अहम मुद्दा है जो आजकल चर्चा में है, उसके ऊपर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम ज़िले में पारा चनार, जहाँ पर शिया और सुन्नी जो फ़साद है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा हर तरफ हमें चर्चा नज़र आ रही है। एक बस शिया मुसलमानों की जा रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में, उसके बावजूद उन पर हमला होता है और 100 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और ये जो फ़साद है, हमने पिछले दिनों भी इसको देखा और ये जो इस बार नज़र आया है, इसकी जो इंटेंसिटी है, वो और ज़्यादा बढ़ रही है। काफ़ी सीरियस हालात बढ़ते जा रहे हैं और इस सब के बीच में सर ये जो पूरा मसला है, क्योंकि पारा चिनार अक्सर अब हमें लेटली चर्चा में मिल जाता है, क्योंकि शिया और सुन्नी की वहाँ पे जो इक्वेशन है, उसके पीछे के क्या कारण। सबसे पहले तो सर मैं इसके रूट कॉज़ेज़ आपसे समझना चाहती हूँ कि आखिर पारा चिनार में लगातार जो शिया सुन्नी फसादात होते हैं, इसके रूट कॉज़ क्या है? देखिए अंबर, मैं आपके पहले प्रोग्रामों में भी कहता रहा हूँ और आज फिर कहता हूँ कि ये जो मजहबी अदम बर्दाश्त का मसला है और मजहबी लोगों को खुली छुट्टी देने का मसला है, इस मसले में पाकिस्तान पूरी तरह से एक नाकामी का शिकार है और हम बहैसियत रियासत के इस मसले को हल नहीं कर सके। बुनियादी बात ये है कि ये लोग आपको मुख्तलिफ बातें करेंगे। कोई ये कहेगा कि ये तालिबान है, कोई ये कहेगा कि जी इसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं और वो लोग इन्वॉल्व हैं, ये शिया, ये मसलकी इख्तिलाफ है और ये हम सब एक हैं। ये सब गलत बातें हैं। पाकिस्तान में जो एक आदमी पैदा हुआ था, जो पाकिस्तान में 11 साल हुकूमत करके गया, जिसका नाम था ज़ियाउल हक। और ज़ियाउल हक मुसलमानों की तारीख में वो यजीद था जिसने पाकिस्तान की बुनियादी जो सोसाइटी थी उसको तोड़ दिया और उसके अंदर मजहबी लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन दी गई और उन लोगों ने को 2 जिहाद के लिए लगाया गया। एक जिहाद सो कॉल्ड उन्होंने अफगानिस्तान में करने की कोशिश की, एक जिहाद उन्होंने कश्मीर में करने की कोशिश की और उन जिहाद वहाँ तो दोनों जगह पर वो नाकाम या कामयाब हुए, वो तो आप बाद में देख सकेंगे। मगर वो जिहाद अपने मुल्क में पैदा हो गया। मगर वो जो लोग जिहाद करने के लिए ज़ियाउल हक ने बनाए थे या सऊदी अरब, सूडान, मिस्र से मंगवाए थे, अहमद अल-ज़वाहिरी की शक्ल में या उसामा बिन लादेन की शक्ल में, उनमें एक बुनियादी खराबी या सोच ये थी कि वो सारे सलफी या नासबी लोग थे। नासबी वो होता है, इंसान होता है जो ये कहता है कि शिया मसलक काफिर है।
जिसको हम तकफीरी भी कहते हैं। और उनका मसलक ये होता है, उनका मतबा नज़र ये है कि अगर आपने किसी जगह पर इस्लाम नाफिज करना है तो पहले आप हिंदू को नहीं मारेंगे, पहले आप क्रिश्चियन को नहीं मारेंगे, पहले अपने अंदर से कोई भी आदमी जो गैर उनके मसलक के अलावा है उसको मार देना उनके लिए सवाब या जिहाद होता है। तो ये कहना कि ये पाराचीनार में कोई चीज हो रही है ये गलत है, ये एक सोच जियाउल हक साहब ने हमारे माशरे में पैदा की। अच्छा, मैं इस पे एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, ये जो हमारी मजहबी जमातें हैं ये इस मामले में मुनाफत रखती है। मुनाफत रखने का मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान के मजहबी उलमा जो खास तौर पर नास्तियों से करीब हैं या उन तकफीरियों से करीब है, कभी आप उनसे पूछेगा कि आपका शिया मसलक के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो मुसलमान हैं या नहीं हैं, तो आप उनके बारे में ये गौर करेंगी कि वो आपको बोल बोल जवाब देंगे और वो आपको ये कहेंगे कि हाँ जी नहीं, और वो अंदर से मुनाफिक है और वो ये समझते हैं कि ये जो कम्युनिटी है ये मुसलमान नहीं है और ये काफिर है। अब उसमें दो लोग तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं वो जो कहते हैं कि ये है और इनको जिंदा रहने का हक है। जो लोग ये कहते हैं कि इनको जिंदा रहने का हक नहीं है, वो लोग वक्तन फवक्तन आकर इनको मारते रहते हैं। अच्छा, इसमें अंबर एक बात आप और भी गौर करें कि अगर आप पाकिस्तान का नैरेटिव देखें गवर्नमेंट का आजकल, वो उन्होंने एक लफ्ज इजाद किया है खवारिज। आप देखिएगा एक लफ्ज आपको नजर आता है खवारिज। अच्छा, ये एक बड़ा दर्दनाक हिस्टोरिकल फैक्ट है मुसलमानों में। जब मुसलमान हिस्ट्री में जब हजरत अली और माविया के दरमियान जंग हुई तो कुछ लोग ऐसे थे जो लोग ये कहते थे कि हम दोनों साइड पे नहीं हैं, वो खारिज कहा जाता है। और वो खारिज जो होते हैं वो देखने में बज़ाहिर बहुत पक्के मुसलमान होते हैं, मगर हजरत अली ने जंगे नहरवान में उन तमाम खारिज को कत्ल कर दिया था और सिर्फ 8 खारिज दुनिया में बचे थे। तो ये जो खारिज का कॉन्सेप्ट है ये वो है। अच्छा, मगर मैं फिर आपको एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस जिस नहज पर पाकिस्तानी माशरे को ले जाया जा रहा है और जिस नहज पर हम मजहब को प्रमोट कर रहे हैं, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इस मुल्क में आग लग जाएगी। जी। तो सर क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान या कहें एक आइडियोलॉजिकल स्टेट में अलग-अलग फेथ और मसलक के लोगों का एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करना एक इम्पॉसिबल टास्क नज़र आता है? हम सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है? देखिए, जो जब आप कभी भी फेथ को सोसाइटी में लेकर आएंगे तो हमेशा सोसाइटी में डिवीजन होगी। और जब आप फेथ को हर 5 मिनट बाद हर चीज के अंदर फेथ को लेकर आ जाते हैं तो दो आदमी भी जो एक फेथ पे भी बिलीव करते हैं वो भी की तरह से एक जगह पर नहीं होते। दुनिया में फेथ जो है इन्होंने कभी इंसानों को जमा नहीं किया है, इन्होंने इंसानों को तकसीम किया। तो पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमें हर 5 मिनट बाद हर 2 सेकंड बाद फेथ याद आ जाता है और जब हर चीज को फेथ के पैमाने पे जब पैमाने पे नापना शुरू कर देते हैं तो फिर ये तबाही जो आज आ रही है ये तो आनी ही है। और हमें अब एज पाकिस्तानी मैं एज पाकिस्तानी अब मेरा जिंदगी का मिशन यही है कि इन फेथ के मामला को पीछे करके इसको एक तहजीब याफ्ता कौम बनाने की कोशिश की जाए। जी। सर एक सवाल मेरा आपसे है वो ये कि जब पाकिस्तान बना तो जो बाउंड्री कमीशन थी
उसमें लगभग हर मसलक के लोग शामिल थे। सर ज़फ़रुल्लाह अहमदी, जोगिंदर नाथ मंडल, एसपी सिंघा कृष्ण, और अगर हम कायदे-आज़म की बात करें मोहम्मद अली जिन्ना जो कि शिया मसलक से थे, तो अलग-अलग मसलक से आने वाले एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बना रहे थे। उस वक़्त सब एक साथ थे। आखिर अब ऐसा क्या हो गया? कहाँ पे कुछ ऐसा गलत हो गया कि लोग एक साथ रह नहीं पा रहे हैं? हाँ, देखिए आपका सवाल जो है उसको मैं दूसरे पैमाने पे लेता हूँ। देखिए जो बँटवारा था, वो भी तो एक डिवीज़न ही थी ना। आपने फेथ की बुनियाद पर आपने ये कहा कि फेथ की बुनियाद पर जो सूबे मेजॉरिटी रखते हैं मुसलमानों को उनका अलग किया जाए। ये तो नहीं था ना कि जहाँ पर जो फेथ है वो जाकर उसको मैं प्रमोट करूंगा। अगर किसी ने कहा भी था तो वो जाहिल और बेवकूफ था, क्योंकि 18 करोड़ मुसलमान तो अभी भी उन इलाकों में रहते हैं और उस वक्त भी रहते रहते थे बड़ी तादाद में, जो कि कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सका। तो ये कहना कि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक फेथ की हारमनी से था उस वक्त, ये भी गलत है, क्योंकि फेथ के तो मानने वाले बड़े बड़े लोग थे, अबुल आला मौदूदी, हुसैन अहमद बदरी, अबुल कलाम आजाद, ये तो पाकिस्तान के साथ नहीं थे। पाकिस्तान तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अंबर, अगर आप पाकिस्तान की पहली कैबिनेट की तस्वीर देखें तो उसके अंदर जितने भी लोग हैं उसमें से सिर्फ 2 आदमी दाढ़ी वाले हैं, जो कादियानी हैं, और एक राजा गजनफर अली खान है जो शिया हैं, बाकी तमाम तमाम सुन्नी मुसलमान बगैर दाढ़ी वाले। तो ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आज पाकिस्तान में वो लोग उस तरह की बातें करते हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, जो पाकिस्तान में आकर जिन्होंने पाकिस्तान को कब्जा किया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो आपको ये बात कोई नहीं कहेगा। देखिए, ये जो आज कुछ सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है ना, ये मुल्ला हमसे इंतकाम ले रहा है। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान जब से बना है और जब से पाकिस्तान की रियासत कायम हुई है, उसमें जो भी हमारे अच्छे बुरे जैसे भी इलेक्शन हुए हैं, जो भी हमारी पब्लिक मैंडेट कभी आई है, उसमें हमेशा मुल्ला को बहुत बुरी तरह मार पड़ी है। और पाकिस्तान में रिलीजियस वोट की परसेंटेज कम होती जा रही है। अब जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्ला को बुला के चलाने की कोशिश की और मुल्ला बुरी तरह नाकाम हो गया और उसके पास उसको कोई इज्जत और कोई पब्लिक मैंडेट नहीं मिला, तो वो अब पाकिस्तानी कौम से इंतकाम लेकर मजहबी मुनाफरत पैदा कर रहा है। और ये पाकिस्तान की ये गुनाहों का इंतकाम है जो वो हमसे ले रहे हैं, क्योंकि वो हर मैदान में हार चुके हैं। वो इंटेलेक्चुअली हमसे हार चुके हैं, वो वोट में हमसे हार चुके हैं, वो हर जगह पर हार चुके हैं, वो नाकाम है, वो किसी जगह पर कामयाब नहीं है। अब वो कामयाब नहीं है और उनको टीका लगा हुआ है एक खिलाफत वाले इस्लाम का, तो अब उसको उसको पूरा करने के लिए वो कभी उसामा बिन लादेन की शक्ल में आ जाते हैं, कभी तहरीक लब्बैक की शक्ल में आ जाते हैं, कभी वो तालिबान की शक्ल में आ जाते हैं, कभी वो मौलाना फजलुर रहमान की शक्ल में आ जाते हैं। इनकी कोई हैसियत पाकिस्तान की पब्लिक मैंडेट में नहीं है, मगर जो हमारी स्टेट का नैरेटिव है उसमें हमने इनको आगे रखा हुआ है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन सर एक बात तो ये है कि जो सवाल मैंने आपसे किया था, हालाँकि पाकिस्तान जो बना वो मज़हब की बुनियाद पे बना, लेकिन जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था, वो इस तरह का नहीं था जो आज पाकिस्तान है। ऐसा मैं सोचती हूँ कि शायद उन्होंने एक अलग पाकिस्तान का विज़न रखा होगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि जो मुल्ला नैरेटिव है, ये स्टेट पर हावी रहा, और इनका नैरेटिव आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ या फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा उसको पैडल और प्रोफेस करते हैं।
लेकिन जब आप पारा चीनाब जैसे मसलों पर बात करते हैं, तो बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें बैरूनी ताकतें हैं, कोई रशिया को बोलता है, कोई ईरान को, कोई सऊदी अरेबिया को। आपको क्या लगता है कि वाक़ई में कोई इसमें बैरूनी ताकतों का हाथ है, या सिर्फ़ और सिर्फ़ जो नैरेटिव इतने सालों एक हेट्रेड को बढ़ावा दिया गया अ, आपस में ही अपने ही लोगों के खिलाफ, उसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान पहुँचा है, जहाँ पर आज हर तरफ इस तरह की हमें फसादात नज़र आते हैं। देखिए, इसमें मैं 100% आपको ये कह रहा हूँ, मेरा ज़ाती ये राय है, इसमें कोई बैरूनी हाथ नहीं है। ये सब लोकल है, ये सब हमारा अपना किया हुआ है। मगर मैं आपकी एक बात से यहाँ डिसएग्री करूँगा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, ये गलत स्टेटमेंट है। आप ये कहें कि इंडिया डिवाइड हुआ 2 स्टेट्स के अंदर उस बुनियाद पे कि जहां मुस्लिम मेजोरिटी है वो अपनी अलग स्टेट बनाएंगे। ये नहीं है कि हम इस्लाम नाफिज करेंगे, ये गलत है, ये गलत जी। बात है। और अगर अगर जिन्ना ने ये बात की भी थी, जिन्ना ने अगर ये बात की भी थी तो गलत है। मैं अगर ये बात हुई भी थी कभी और अगर है भी तो भी मेरे हिसाब से ये गलत बात है। ये मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस की सेपरेशन फ्रॉम दी सेंट्रल इंडियन असेंबली है। इसके अलावा अगर आप कोई पाकिस्तान का मतलब देंगे, अगर आप पाकिस्तान को इसका अलावा कोई मतलब देंगे तो फिर इस खत्ते में आग लग जाएगी, क्योंकि मजहब जो है वो माशरे में आग लगा देते हैं जब वो मुनाफरत की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। लेकिन हाँ, जो अच्छा मगर सुनिए, हालात जी। बात आगे चले। अच्छा, जब पाकिस्तान में पहले दिन से हमारे पास पब्लिक मैंडेट वाली गवर्नमेंट नहीं थी और हमने गवर्नमेंट बाहर से लाकर इम्पोज की थी, तो हमें एस्टेब्लिशमेंट को कोई नैरेटिव चाहिए था। वो नैरेटिव उन्होंने यूज किया मजहब का, और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी और देवबंद के मौलाना को लाके प्लांट किया गया। ठीक है, जब आपने एक नफरत का बीज बो दिया और आपने जहर को बो दिया, तो जहर से तो जहर ही निकलेगा ना जी। अब वो जो आपने छोटा सा पौधा बोया था, अब वो एक तनावर दरख्त बन गया है और अब वो तनावर दरख्त आपसे संभल नहीं रहा। और उसके बाद जो हमारी बदकिस्मती हुई वो ये हुई कि ज़ियाउल हक यजीद जो था, जो उसको उसको पैसे चाहिए थे अमेरिकनों के, तो उसने 79 में जो पैसे पकड़े सऊदी अरब से और अमेरिका से, वो इस बुनियाद पे पकड़े कि हम सलफी मसलक के अहमद अल ज़वाहिरी या उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में इंस्टॉल करेंगे। और उन्होंने किया, वो किया। अब वो आज उनके बच्चे पोते पोतिया सब फिर रहे हैं और वो पाकिस्तान की तबाही को पूरी तरह आगे लेके चल रहे हैं। और उसमें इसमें अंबर जो बदकिस्मती ये है कि हमारे जो सो कॉल्ड 2 बड़े लीडर इस वक्त पंजाब के हैं, एक नवाज शरीफ साहब और दूसरे इमरान खान साहब, दोनों इस मामले पर मैं कहूंगा कि बिल्कुल जाहिर है। तो सर, ये जो पूरा मसला है, या फिर हम पाकिस्तान में जो मसलक की बुनियाद पे हेट्रेड या फिर एक दूसरे को मारना काटना देखते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा होता है। इसका कोई आपको हल नजर आता है कि कोई हल हो सकता है, लोग पीसफुली रह सकते हैं? अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए, जी। यहाँ पर आप एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं। जी। पाकिस्तान में आम सोसाइटी में, जो आम सोसाइटी है, उसमें कोई नफरत नहीं है और ना कोई मसलक की बात है। ये हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है। जी। अच्छा, और इम्पोज किया जाता है, और उस जगह पे ज्यादा इम्पोज किया जाता है जहाँ पे सोसाइटी पे रिस्ट्रिक्शन है, स्पेशली फ्रंटियर के इलाके में। अच्छा, अब पारा चिनार को आप समझे, पारा चिनार का किस्सा क्या है? पारा चिनार का जी। किस्सा ये है कि जितनी भी पाकिस्तान में पार्टीशन जब हुआ था, तो 4 या 5 ट्राइबल एरियाज हैं जो पाकिस्तान का पार्ट नहीं थे। ठीक है। अच्छा, उन ट्राइबल एरिया को हम एजेंसी बोलते हैं, खैबर एजेंसी,
महसूद एजेंसी और ये और उसके 3-4 नाम है, इसमें से किसी भी एजेंसी में अहले तशी नहीं है, सब अहले सुन्नत रहते हैं। सिर्फ एक कुर्रम एजेंसी है जो पाराचिनार की इलाका है, उसमें अहले तशी रहते हैं। अब जो पाराचिनार का जो इलाका है उसमें आज सबसे ज्यादा स्कूल हैं लड़कियों के पर हेड इन पाकिस्तान देन एनी अदर प्लेस, और तालिबान ये कहते हैं कि लड़कियों का स्कूल नहीं होना चाहिए। तो पाराचिनार और तालिबान की सोच कभी मिल नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि पाराचिनार से जब पेशावर आप जाते हैं तो दरमियान में जो आबादी है वो तालिबान के कंट्रोल में है। तो ये जो वाकया आपका हुआ है ये भी उसी इलाके में हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि पाराचिनार में वो जो मुसाफिरों के साथ ज्यादती हुई, मैं बिल्कुल उसकी मजम्मत करता हूँ, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मगर अगले 2-4 दिन बाद जो कि शियों ने किया वो भी गलत है कि उनके बाजार को जलाया, और वो गलत है, वो भी किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी एक्शन गलत है। मगर मेरा ये कहना है कि ये इशू जो है वो इसलिए पैदा हो रहा है कि आपने हर जुमे की हर कोने में 5 मस्जिदें खड़ी की हुई हैं, और उन मस्जिदों के मौलवी सुबह शाम खड़े होकर मजहब की मुख्तलिफ तौजीहात देते जा रहे हैं। और अगर मैं आपकी ये बात मान भी लूं कि जिना ने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया था, तो जिना तो बॉम्बे का पढ़ा लिखा लॉयर था थोड़ा बहुत। आप बताएं कि एक जाहिल आदमी को जब आप कहेंगे कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा जो हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि प्लीज अब हम जब ये कहना छोड़ दें कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। चलिए, अगर मैं आपसे एक स्टेज आगे चलता हूँ, अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था तो बांग्लादेश तो नहीं बना, इस्लाम के नाम पे नहीं बना। तो ये तो फिर बांग्लादेश और इंडिया का हिस्सा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस का किस्सा है। और आखिरी बात ये है कि ये जो हमारा फ्रंटियर का इलाका है और ये अफगानिस्तान का इलाका है, ये कभी भी सिविलाइज और तहजीब याफ्ता कौम नहीं बन सकते, क्योंकि इनकी रोजी रोजगार इसी चीज में है कि इनको बाहर से पैसे मिलते रहे और ये दहशतगर्दी करते रहे। जी, तो सर मैंने जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए आपसे सॉल्यूशन पूछा था, क्या आपकी राय में क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि हम पाकिस्तान में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस देखें अलग-अलग मसलक के लोगों के बीच? वो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप स्टेट को ये कहें कि वो मजहब के नैरेटिव को खत्म करें। देखिए, स्टेट के नैरेटिव के अंदर से मजहब का नैरेटिव खत्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं पसंद करता कि मेरी नेशनल असेंबली और मेरी सेनेट के ऊपर मेरा कलमा लिखा जाए। कोई लॉजिक नहीं है। स्टेशन पे कलमा लिखा जाए, इसका कोई लॉजिक, इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे लोग मजहबी नहीं बन जाते। तो पहले आप स्टेट को और रिलीजन को अलग करें, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इन मौलवियों को एक्सपोज करें कि ये एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इसमें जो फेल्यूर देखे ना, आपको फेल्यूर नजर आएगा, वो नजर आएगा पाकिस्तान के मीडिया का, कि पाकिस्तानी मीडिया में ये जुर्रत ही नहीं है कि वो तालिबान के खिलाफ, वो मौलवियों के खिलाफ कोई बात कर सके, क्योंकि वो बेसिकली अंदर से उनके पेट में भी बड़ी लंबी दाढ़ी है। वो खुद इस चीज के प्रमोटर हैं, वो चाहते हैं कि यही चीज नैरेटिव चले, क्योंकि एम्बर बात ये है कि उनके पास कोई और नैरेटिव ही नहीं है। देखिए, आप मुझे ये बताएं ना कि आज पाकिस्तान के लोगों के पास क्या नैरेटिव है। जिस दिन आपने मजहब का नैरेटिव खत्म किया तो फिर सवाल और पैदा इशू और सवाल शुरू हो जाएंगे ना, और बहुत सारे सवाल आपके सामने आ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि मुल्क के लोगों को मजहब के नाम पे लड़ाते रहो, यही है ना, लड़ाते रहो, लुटता रहेगा, आग लगती रहेगी, आप और मैं आधे घंटे से बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यही है ना, बिला वजह की बातें हो रही है ना ये।
تو یہ نیریٹو اس لیے چل رہا ہے کہ اور کوئی نیریٹو نہیں ہے نا آپ کے پاس. ترقی کا نیریٹو تو نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ کا نیریٹو تو نہیں ہے, تو کیا چلائیں گے پھر آپ؟ یہی چلائیں گے نا جو آپ چلا رہے ہیں. مگر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں میرے جیسے لوگوں کی وجہ سے, اور ہم لوگ جب اوپنلی آ رہے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر, یہ جو ٹرینڈ ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, اور ایک یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ سب جعلی ہیں, یہ سب یہ ہم سے انتقام لے رہے ہیں, ان کے پاس کوئی مذہب کی بنیاد نہیں ہے, یہ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں. امبر اس پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی مولوی آج کل مجھے ایسا نظر نہیں آتا جس کے پاس لینڈ کروزر نہیں ہے. یہ روزگار ہے ان کا, یہ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں, یہ روزگار ہے ان کا, انہوں نے یہ مذہب کو بنایا ہوا ہے ایز اے روزگار. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اہل تشیع کو بھی یہ چاہیے کہ کسی قسم کا ریلیشن شپ ایران کے ساتھ جیسے ہم سمجھتے کوئی ہو, وہ بھی ہمیں نہیں ہوتے. ہمارا کوئی تعلق ایران کی پولیٹیکل انوائرمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل. جہاں کہیں بھی آپ جس بھی کنٹری کے آپ سٹیزن ہیں, آپ کا جو انکلینیشن ہے, آپ کی جو وفاداری ہے, وہ آپ کے لیے آپ کا دیش پہلے آنا چاہیے. یہ بہت بیسک ہے, مجھے لگتا ہے مذہب بھی, اسلام بھی یہی سکھاتا ہے. اور لیکن جو کچھ بھی پارا چنار میں ہوا ہے, شیعہ سنی دونوں ہی طرف کے لوگ مارے گئے ہیں, اور عام لوگ ہیں جن کا بے قصور لوگ جن کا. دیکھیے امبر, مجھے آپ کی جملے پہ پھر اعتراض ہوا ہے. اسلام بھی یہ سکھاتا ہے, اور بھائی انسانیت کیا سکھاتی ہے؟ ایگزیکٹلی, میں وہی بول رہی ہوں کہ بات صرف یہ نہیں کیونکہ میں شیعہ ہوں اور آپ شیعہ ہیں تو ہم شیعہ کی بات کریں, ہم ان بے قصور لوگوں کی بات کریں جو صرف اور صرف اس وجہ سے مارے گئے کہ وہ شیعہ ہیں یا وہ سنی ہے. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے کہیں پہ بھی. عام انسانوں کو اس لیے نہیں مارا جانا چاہیے کہ ان کی فیتھ یہ ہے یا وہ ہے, یا وہ کسی پرٹیکولر فیتھ سے آتے ہیں. یہ بہت ہی گری ہوئی غیر انسان. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا نا, یہ جی جو پاکستان میں جو لوگ اسامہ بن لادن کے ساتھ آئے تھے, جو تکفیری لوگ ہیں, جو سلفی لوگ ہیں, آج بھی ان کے پورے لٹریچر اویلیبل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے آپ غیر سلفی کو مارے, ان کے پاس جی موجود ہے. ناٹ اونلی ان پاکستان. میں بہت سارے ٹی وی شوز میں جب بہت سارے ڈسکشنز ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا میں بھی اس طرح کی بات بولتے ہیں کہ آپ کا تو اسلام سے لینا ہی دینا نہیں ہے, آپ کی تو فیتھ الگ ہے, آپ کا دین الگ ہے. تو اس طرح کی بات وہ بالکل آن ریکارڈ آن نیشنل ٹیلی ویژن وہ بول جاتے ہیں. تو یہ صرف پاکستان تک ہی لمیٹڈ نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی بات سوچتے ہیں اور بول. اس پہ امبر یہ لوگ مجھے بھی کہا کرتے تھے کہ جی آپ تو کیونکہ مذہب سے ریلیٹ نہیں کرتے, آپ مذہبی آدمی نہیں ہے, تو آپ اسے بات نہیں کریں. تو میں نے اب اس کے اوپر کوئی 5-6 سال صرف اس میں کام لگایا ہے, اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پر اتنا مذہب کو پڑھ لیا ہے کہ آپ کسی مولوی کو سامنے بٹھا دیں, شیعہ ہو, سنی ہو, حنفی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اور میرے ساتھ کسی موضوع پر بات کر لے, میں اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کو تیار ہوں. تو میں نے یہ قصہ ختم کر دیا ہے. آپ بھی چاہیں جی تو مجھ سے کسی مسئلے کے بعد بات کر سکتی ہیں. میں نے جی اس ساری بالکل. آئندہ کوئی اس طرح یہ کرے ان کا جو تھا کا یہ لوز ہوتی نہیں, بہت کہ سر آپ بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو مذہبی نہیں. یار قرآن مجید کی کون سی آیت بتا دو, میں بھی 6666 داڑھی اور ٹوپی والے ہی مذہب کی بات کریں, یا جو حجاب اوڑھتے ہیں وہی مذہب کی بات کریں. مذہب تو جس نے جانا ہے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 6666 آیتیں ہیں نا قرآن مجید میں, وہ جی میں نے بھی پوری طرح پڑھ لی ہیں. اب پر پہلے بھی پڑھی تھی, مگر اب میں نے ان کو سیدھا کرنے کے لیے ساری دوبارہ پڑھ لی ہیں, اور ان کی بالکل ساری کتابیں پڑھ لی ہیں, شیعوں کی بھی پڑھ لی ہے, سنیوں کی بھی پڑھ لی ہیں. اب آ کے مجھ سے کسی موضوع پر گفتگو کر دیں, میں آپ کے ساتھ جواب دے سکتا ہوں. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, مطلب یہ ٹھیکیداری ختم ہونی چاہیے. کیونکہ ایمبر جو ہے وہ سر پہ بچہ نہیں دیتی, تو اس کو اسلام کے بارے میں بات کرنے کی حق حاصل نہیں ہے. یہ کہانی ختم ہونی چاہیے. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ دین, مذہب, دھرم انسان کے گھر تک ہونا چاہیے, اور جب آپ باہر نکلے تو ایک شہری اور ایک عام, جہاں کے بھی آپ جس دیش میں بھی رہتے ہیں, آپ ہندوستان ہے تو ہندوستانی, اور پاکستان ہے تو پاکستانی بن کر رہیں, اور اسی بیس پہ آپ کی پہچان بھی ہونا چاہیے. اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے عام انسانوں کو مذہب کی بنیاد پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, جہاں کہیں بھی اس طرح سے ہوتا ہے, وہ کبھی ختم ہو پائے. کیونکہ آج ماڈرن ڈیز میں اگر ہم اس طرح کے
हम फसादात देखते हैं, तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाक़यात हैं और इनको रुकना चाहिए। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए।